दोस्तों, कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो सुनते वक्त दिल थाम कर बैठना पड़ता है। कुछ राज ऐसे होते हैं जो सामने आते हैं तो यकीन ही नहीं होता, और कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनकी ज़िंदगी की दास्तान सुनकर आंखें भर आती हैं, रूह कांप उठती है और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या सच में ऐसा होता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं संगीता आपके लिए लेकर आई हूँ असरदार हिंदी कहानियाँ चैनल पर एक ऐसी कहानी जिसका नाम है एक ही छत के नीचे मेरे 5 पति। और इस कहानी का राज जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यह कहानी सिर्फ चौंकाने के लिए नहीं है। यह कहानी है एक औरत के दर्द की, एक बेसहारा लड़की की हिम्मत की, एक ऐसी दोस्ती की जो ज़िंदगी बदल दे, और एक ऐसे सच की जो आपको अंदर तक हिला देगा। तो दोस्तों, बैठ जाइए आराम से, यह कहानी शुरू से अंत तक सुनिए, क्योंकि अगर बीच में छोड़ दिया तो सबसे बड़ा राज आप तक पहुंचेगा ही नहीं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियाँ सिर्फ यहीं मिलती हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम कावेरी है। लोग मुझे प्यार से काव्या कहते थे। मैं हरियाणा के एक छोटे से कस्बे की रहने वाली थी। हमारा घर ना बड़ा था ना छोटा, बस ठीक ठाक था। मेरे पिताजी एक प्राइमरी स्कूल में चपरासी थे। माँ घर में ट्यूशन पढ़ाती थी। हम 3 बहनें थीं, मैं सबसे बड़ी। और जैसा कि हर बड़ी बेटी की किस्मत होती है, घर की जिम्मेदारी सबसे पहले मेरे कंधों पर आई। पढ़ाई में मैं होशियार थी, 12वीं में अच्छे नंबर भी आए। सोचती थी आगे पढ़ूंगी, कुछ बनूंगी, अपने पैरों पर खड़ी होंगी। लेकिन दोस्तों, सपने देखना आसान होता है, उन्हें जीना नहीं। पिताजी की तबीयत बिगड़ने लगी, घर की माली हालत और भी पतली हो गई। और एक दिन पिताजी ने बुलाया, हाथ थामा और कहा, काव्य बेटा, तू समझदार है, तेरे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। लड़का सरकारी नौकरी वाला है, परिवार भी ठीक है। हम चाहते हैं तू खुश रहे। मैंने कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था पिताजी का बोझ कम करने का यही एक रास्ता है। और यूं 21 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई राजीव से। राजीव देखने में ठीक था, बातें भी अच्छी करता था। लेकिन शादी के कुछ महीने बाद असली चेहरा सामने आया। वो पैसों का बहुत लालची था, हर बात पर हिसाब करता, मेरी माँ के घर से दहेज की उम्मीद रखता। और जब वो उम्मीद पूरी नहीं हुई तो घर में तानों का बाजार गर्म हो गया। तेरे बाप ने क्या दिया? कुछ नहीं। तू क्या काम आती है? 2 रोटी खाती है, कमाती कुछ नहीं। दोस्तों, ये शब्द तलवार से ज़्यादा गहरे घाव देते हैं। और फिर बच्चे हुए, 1, 2, 3। 3 बच्चों के साथ मेरी दुनिया और सिकुड़ गई, और राजीव का व्यवहार और भी कठोर हो गया। घर में पैसों की हमेशा किल्लत रहती। बच्चे बाहर की चीज़ें देखकर मांगते, मैं ना कह देती और अंदर ही अंदर रोती रहती। ऐसे में एक दिन मेरी पुरानी सहेली का जिक्र हुआ, और उस जिक्र ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। उसका नाम था सुमित्रा। हम दोनों बचपन की सहेलियां थीं। वो मेरे घर के पास ही रहती थी। उसके माँ बाप नहीं थे, एक बूढ़ी चाची के साथ रहती थी, और चाची ने उसे छोटी उम्र में ही काम पर लगा दिया था। हमारे घर में भी वो कभी कभी साफ़ सफाई में मदद करती। मेरी माँ उसे बेटी की तरह प्यार देती थी। मैं और सुमित्रा साथ खेलते थे, साथ हंसते थे। लेकिन सच कहूँ दोस्तों, कभी कभी मुझे घमंड आ जाता था। मैं पढ़ी लिखी थी, वो घरों में काम करती थी, और मैं कभी कभी उसे एहसास दिला देती थी। इस फ़र्क का आज सोचती हूँ तो शर्म आती है खुद पर। खैर, शादी के बाद मेरा सुमित्रा से कोई संपर्क नहीं रहा। वो अपनी ज़िंदगी में, मैं अपनी ज़िंदगी में। फिर एक दिन राजीव दफ्तर से लौटे और बोले, सुनो, आज मैंने सुमित्रा को देखा। मैं चौंकी। कहाँ? एक बड़ी गाड़ी में बैठी थी, बिल्कुल मेम साहब लग रही थी। मुझे विश्वास नहीं हुआ। वो सुमित्रा जो घरों में बर्तन मांजती थी, बड़ी गाड़ी में? शायद तुमने गलत देखा होगा। नहीं, मैंने सही देखा, इसी मोहल्ले में रहती है। उस रात मैं सो नहीं सकी। मन में एक अजीब बेचैनी थी और उत्सुकता भी। अगले दिन मैं उसके मोहल्ले में गई। पड़ोस की एक औरत से पूछा, सुमित्रा का घर कौन सा है? उसने थोड़ा अजीब नज़रों से देखा और बोली, वो सुमित्रा जो लोगों के घरों में काम करती है। हाँ,
वो उस कोने वाले मकान में रहती है, पर वो बहुत अजीब है। उसके पास बड़ी गाड़ी है, पर काम करती है नौकरानी का। ना जाने कहाँ से आता है इतना पैसा। मेरे दिल में एक सवाल उठा जो मुझे चैन नहीं लेने दे रहा था। 2 दिन बाद मैंने हिम्मत की और सुमित्रा के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा खुला और सामने सुमित्रा थी। वही सुमित्रा, पर बिल्कुल बदली हुई। चेहरे पर चमक, आंखों में आत्मविश्वास, कपड़े नए और सुंदर, मेकअप परफेक्ट। उसने मुझे देखा और एक पल के लिए रुकी, फिर मुस्कुराई और बोली, काव्या तू? इतने सालों बाद। उसकी आंखों में आंसू थे, पर होठों पर मुस्कान। मुझे उसने गले लगा लिया। अंदर आ, बैठ, बहुत बात करनी है। उसके घर के अंदर जाकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। बड़ी सी LED टीवी, सुंदर सोफे, AC, महंगा फर्नीचर, दीवारों पर सुंदर तस्वीरें। यह वही लड़की का घर था जो कभी मेरे घर में पोछा लगाती थी। मैं हैरान थी, पर मैंने कुछ नहीं कहा। उसने चाय बनाई, साथ में नाश्ता लाई, जैसे किसी बड़े घर में मेहमान का स्वागत होता है। मैंने कहा, सुमित्रा सच बता, यह सब कैसे हुआ? वो मुस्कुराई और बोली, काव्या पहले तू बता, तू कैसी है? तेरे बच्चे कैसे हैं? राजीव भाई साहब कैसे हैं? मुझे पता था वो विषय बदलना चाह रही है। मैंने कहा, मैं ठीक हूँ, बस ज़िंदगी थोड़ी मुश्किल है, पैसों की तंगी है, बच्चे हैं, खर्चे हैं। पर तू यह बता, यह सब तेरे पास कहाँ से आया? उसने एक लंबी सांस ली और कहा, काव्या मेरी पूरी कहानी सुनेगी, पर वादा कर बीच में नहीं रोकेगी। मैंने कहा, वादा। और फिर उसने वो एल्बम उठाई और मेरे सामने रख दी। मैंने पहली तस्वीर खोली और मेरे हाथ कांप गए। उस तस्वीर में सुमित्रा थी और उसके साथ एक उम्रदराज आदमी, दोनों के बीच करीबी। दूसरी तस्वीर सुमित्रा थी, पर साथ में कोई और आदमी। तीसरी तस्वीर, चौथी, पांचवी, पांचों तस्वीरों में सुमित्रा थी और 5 अलग अलग मर्द। मेरी आवाज़ निकली, सुमित्रा यह क्या है? उसने मेरी आंखों में देखा और धीरे से कहा, यही मेरा राज है काव्या, जो मैं आज तुझे बताऊंगी। पर इसे सुनकर तू शायद मुझसे नफरत करे या शायद समझे। मैं चुप रही और उसने बोलना शुरू किया, काव्या तुझे याद है जब तेरी माँ इस दुनिया से चली गई, उस दिन के बाद मैंने महसूस किया कि मेरा दुनिया में कोई नहीं। तू अपनी ज़िंदगी में चली गई, राजीव भाई साहब के साथ, नए घर में, नई ज़िंदगी में, और मैं अकेली रह गई। चाची भी जा चुकी थी, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, बस मैं और ये दुनिया। काम के लिए निकलती थी तो लोगों की नज़रें जैसे कपड़े उतार देती थी। मर्द जो खुद को शरीफ कहते थे, वो मुझे गंदी नज़रों से देखते, कहते, हम तुमसे शादी नहीं कर सकते, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं, लेकिन दोस्ती तो हो सकती है। दोस्ती, यह शब्द उन लोगों के मुंह में कितना गंदा लगता था। मैं रोज़ घर लौटती, दरवाज़ा बंद करती और चुपचाप रोती। कोई नहीं था सुनने वाला। एक रात मैंने सोचा, इस दुनिया में जो कमज़ोर है उसका कोई नहीं, और जो ताकतवर है उसके आगे सब झुकते हैं। मेरे पास ताकत क्या है? पैसे नहीं, डिग्री नहीं, परिवार नहीं, बस मेरी खूबसूरती और मेरा दिमाग। उस रात मैंने फैसला किया कि मैं इस दुनिया को उसी की भाषा में जवाब दूंगी। काव्या, जो मैंने आगे किया वो सही था या गलत, यह तू खुद तय करना। मैं सिर्फ तुझे सच बताऊंगी। उसी कस्बे में एक बड़ी हवेली थी। उस हवेली में रहते थे 5 भाई। पांचों के पांचों बाप के मरने के बाद माँ की छत्र छाया में पले। माँ ने उनकी शादियाँ करवाई अपनी पसंद से, अपनी बड़ी बहन की बेटियों से। पांचों बहुएं पढ़ी लिखी थी, खानदानी थी, पर घर में किसी के भी बच्चे नहीं थे। पांचों जोड़े निसंतान, और यही उस हवेली की सबसे बड़ी कमजोरी थी। मुझे उस हवेली में काम मिला, बर्तन, पोछा, सफाई, पर मैंने काम के साथ साथ एक और काम किया। मैंने उन 5 भाइयों को पढ़ना शुरू किया, उनकी कमजोरियाँ, उनकी ख्वाहिशें, उनके डर। और दोस्तों, जब आप किसी इंसान की कमजोरी जान लो तो उसे समझना बहुत आसान हो जाता है। पहला भाई अमरजीत, उसे बच्चों की तमन्ना थी। उसकी पत्नी से बच्चे नहीं हो रहे थे और वो इस बात से बहुत दुखी रहता। मैंने उससे धीरे धीरे बातें शुरू की, उसके दर्द को समझा, उसे महसूस कराया कि कोई है जो उसकी सुनता है। दूसरा भाई सतनाम,
वो अपनी पत्नी से खुश नहीं था। पत्नी का व्यवहार रूखा था। प्यार की तलाश थी उसे। मैंने उसे प्यार का एहसास दिलाया, झूठा पर बहुत पुख्ता। तीसरा भाई करमजीत, वो बहुत चालाक था पर लालची भी। उसे लगा मेरे जरिए वो कुछ हासिल कर सकता है। चौथा भाई गुरप्रीत, जवान था, नादान था और मेरी खूबसूरती पर फिदा था। पांचवा भाई हरजीत, सबसे बड़ा, सबसे समझदार और सबसे ज़्यादा डरपोक, अपनी माँ से, अपनी पत्नी से और समाज से। इन पांचों को मैंने अलग अलग तरीके से अपने जाल में खींचा और फिर उन सभी के साथ कुछ ऐसी तस्वीरें खिंचवाई जो देखकर लगे जैसे हम बहुत करीब हैं, और उनकी आवाज़ें रिकॉर्ड की जब वो मुझे जाने मन और जान कहते थे। फिर एक दिन मैंने वो तस्वीरें उन्हें दिखाई और कहा, अगर यह तस्वीरें तुम्हारी पत्नियों तक पहुंच गई तो क्या होगा। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने कहा, मुझे पैसे चाहिए, बदले में यह राज राज ही रहेगा। पांचों ने एक एक करके मेरी मांग पूरी की और दोस्तों, उन पांचों से मिलाकर मेरे पास इतने पैसे जमा हुए कि मेरी बाकी की ज़िंदगी आराम से गुजर सकती थी। मैं सुमित्रा की बात सुन रही थी और मेरे दिल में एक साथ कई भावनाएं उठ रही थी, हैरानी, डर, दुख और कहीं ना कहीं एक अजीब सी समझ। मैंने उससे कहा, सुमित्रा, यह तूने जो किया, क्या यह सही था? वो चुप रही, फिर धीरे से बोली, काव्या, क्या वो मर्द सही थे जिन्होंने मुझे गंदी नज़रों से देखा? क्या वो लोग सही थे जिन्होंने मुझे सिर्फ इसलिए ठुकराया क्योंकि मेरे पास परिवार नहीं था? क्या वो पांचों भाई सही थे जो अपनी अपनी पत्नी के होते हुए मेरी तरफ आकर्षित हुए? मैंने किसी बेगुनाह को नहीं फंसाया। मैंने उन लोगों को जाल में लिया जो खुद आग के पास आए। गलत था, मैं जानती हूँ, पर दुनिया में जीने के लिए कभी कभी कुछ ऐसा करना पड़ता है जो शायद किताबों में सही ना हो, पर एक अकेली लड़की के लिए सही होता है। उसकी आंखों में आंसू थे और मेरी आंखें भी भर आई, क्योंकि मैं जानती थी उसका दर्द असली था, उसकी तकलीफ़ असली थी, और जिस दुनिया ने उसे यहाँ तक पहुँचाया वो भी असली थी। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, मैं तुझसे नफ़रत नहीं करती, पर मुझे डर है कि कहीं तू मुसीबत में ना पड़ जाए। वो मुस्कुराई और बोली, काव्या, मैं पहले से ही मुसीबत में थी, उससे बड़ी मुसीबत अब क्या होगी। और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, दूसरे शहर, नई ज़िंदगी, नई शुरुआत। पर जाने से पहले मैं तेरे लिए कुछ करना चाहती थी। एक हफ्ते बाद सुमित्रा का फ़ोन आया, काव्या, मेरे घर जा, गेट के बाईं तरफ एक छोटी खिड़की है, उसमें एक लिफाफा रखा है, उठा लेना। मेरे दिल में अजीब सी हलचल थी। मैं उसके घर गई, खिड़की खोली, अंदर एक लिफाफा था और साथ में घर की चाबी। मेरे हाथ कांप रहे थे। लिफाफा खोला, अंदर कुछ कागज़ थे, पढ़ा और मेरी आंखों से आंसू बह निकले। वो कागज़ इस घर की रजिस्ट्री थे, मेरे नाम पर। सुमित्रा ने यह घर मेरे नाम कर दिया था। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर गई। सब कुछ वैसा ही था, टीवी, सोफ़े, बेड, किचन का सामान। सिर्फ सुमित्रा नहीं थी। मैंने उसे फ़ोन किया, कॉल लगी। उसने कहा, काव्या, तू मेरी इकलौती दोस्त है इस दुनिया में। तेरी माँ ने मुझे माँ का प्यार दिया और तूने भले ही कभी कभी घमंड किया, पर तूने मुझे हमेशा इंसान समझा। मैं तेरे लिए यह कर सकती थी, बस यही कर सकती थी। अब तू खुश रह, तेरे बच्चे खुश रहें। और काव्या, मुझे माफ़ कर देना अगर मैंने कभी कुछ गलत किया हो। मेरी आवाज़ बंद हो गई थी, मैं बस रो रही थी। सुमित्रा, तू कहाँ जा रही है? बहुत दूर पर सुरक्षित। अब एक नई ज़िंदगी शुरू होगी मेरी और तेरी भी। क्या दोबारा बात होगी? लंबी चुप्पी। फिर उसने कहा, शायद नहीं, पर जब भी तू खुश होगी समझ लेना कि मैं भी खुश हूँ। और फ़ोन कट गया। मैं उस खाली घर में अकेली खड़ी थी और रो रही थी, खुशी के आंसू, दर्द के आंसू और एक अजीब सी कृतज्ञता के आंसू। जब राजीव आए और उन्होंने सब देखा, पहले उन्हें यकीन नहीं हुआ, फिर कागजात देखे, अपने नाम पर रजिस्ट्री, घर, सामान, सब कुछ। उनका सिर झुक गया। वो जो आदमी हर बात पर ताने मारता था, तेरी दोस्त बुरी है, उसके पास मत जाना, वो तुझे फंसाएगी, आज वही आदमी चुप था और उसकी चुप्पी मेरे लिए सबसे बड़ा जवाब था। उस दिन के बाद हमारी ज़िंदगी बदल गई। हम उस घर में रहने लगे, बच्चे खुश थे, घर में सब कुछ था। राजीव की तनख्वाह अब काफ़ी थी क्योंकि घर का किराया नहीं देना था।
बच्चों की पढ़ाई अच्छी होने लगी, घर में हंसी खुशी लौट आए और मैं हर रात सोने से पहले सुमित्रा के लिए दुआ करती, उस लड़की के लिए जिसे दुनिया ने बहुत तकलीफ़ दी, पर जिसने उस तकलीफ़ के बावजूद अपनी दोस्त के लिए सब कुछ दे दिया। दोस्तों, यह कहानी ख़त्म हुई, पर इस कहानी ने मुझे और शायद आपको भी बहुत कुछ सिखाया कि ज़िंदगी में दोस्ती सबसे बड़ी दौलत होती है। सिखाया कि जो लोग हमसे कमज़ोर हैं उनके साथ घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना जाने कल को वही इंसान आपकी ज़िंदगी बदल दे। और सिखाया कि एक अकेली औरत की तकलीफ़ सिर्फ वही जान सकती है। सुमित्रा ने जो किया वो सही था या गलत, यह आप तय कीजिए, पर उसने जो दोस्ती निभाई वो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ थी। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल असरदार हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। कमेंट में ज़रूर बताइए इस कहानी ने आपको क्या सिखाया। मैं संगीता आपसे मिलूँगी एक और दिल को छू लेने वाली कहानी लेकर। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और अपनों को खुश रखें। जय हिंद। धन्यवाद दोस्तों।